नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहेवियरल चेंजेस के बारे में, जो कि हमें एक पैरालिसिस पेशेंट में आम तौर पे देखने को मिलते हैं और कोई भी इनके बारे में बात नहीं करता। जब किसी के पैरालिसिस पेशेंट के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, तो पेशेंट कभी भी हँसना, रोना शुरू कर देता है और जो घर वाले होते हैं उसको समझ नहीं पा रहे होते कि उस चीज़ को लेके रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि वो एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता, वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। कोई बात हँसने वाली हो रही है, तो वो रो रहे हैं, कोई उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो रोना शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज़ करो, तो वो रोना शुरू कर देते हैं। जब साहब लगता है कि घर में कोई दुखी वाली बात है, तो वो हँस रहे होते हैं। तो ये जो कंडीशन तैयार होती है, वो ना सिर्फ़ एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए दिक्कत वाली बात होती है, बल्कि उसके घर वालों के लिए भी दिक्कत वाली बात हो रही होती है। तो अगर आपको ये पता है कि ये हो क्यों रहा है और इसे हैंडल कैसे करना है, तो ना सिर्फ़ पैरालिसिस पेशेंट की लाइफ़ आसान होती है, बल्कि घर वालों की भी लाइफ़ आसान हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं कि ये हो क्यों रहा होता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, वो हमारी बॉडी के हर एक छोटे-बड़े काम को कंट्रोल कर रहा होता है। चाहे हमारा सुनना, देखना, बोलना, समझना, इवन हमारे जो इमोशंस होते हैं, वो भी कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आपके ब्रेन के उस हिस्से को नुकसान हो जाए, जो आपकी इमोशन को कंट्रोल करता है, तो पेशेंट का जो इमोशनल बिहेवियर है, वो चेंज हो जाता है। उसमें बदलाव आ जाता है। पेशेंट का कभी भी रोना, कभी भी हँसना और चीज़ों को लेके बहुत ज़िद्दी हो जाना, या फिर पेशेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आना कि मैं मुझे ये करने दो वरना मैं ऐसा कर दूँगा, मैं यहाँ से छलांग लगा लूँगा, ये तक होना शुरू हो जाता है। तो हमने सबसे पहली चीज़ है समझना कि हुआ क्यों था। ब्रेन हमारे, जैसे मैंने पहले बताया, कि कंट्रोल करता है, तो ब्रेन के अंदर जो एरिया है इमोशन को कंट्रोल करने वाला, वो डैमेज हुआ। डैमेज क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट आया था या नस फटी थी, जिसकी वजह से ब्रेन के उस हिस्से को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, खाना नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो डैमेज हुआ। अब हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट यहाँ से ठीक हो। अब हम इन्हें ठीक करना चाहते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि ब्रेन के अंदर जहाँ पर खून नहीं पहुँचा, ऑक्सीजन नहीं पहुँची, वो हिस्सा मर गया, वो ज़िंदा नहीं होने वाला। अब हमने जो ज़िंदा हिस्सा है, जो बचा-कुचा है, जो उनको ज़िद्दी बना रहा है, जो उनको गुस्सा दिला रहा है, उसी को ही डेवलप करना पड़ेगा कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सके और दोबारा से वो नॉर्मली बिहेव कर सके। इसके लिए हमें समझना पड़ता है न्यूरोप्लास्टिसिटी को। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जो होती है, इसके बारे में मैं पिछली बहुत सारी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर पैरालिसिस से आपको बाहर निकलना है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ही इकलौता रास्ता है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते, आप जैसे हैं वैसे रहेंगे, कंडीशन उम्र के साथ खराब होती चली जाएगी। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या? न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन के अंदर जख्म भरने का प्रक्रिया है। जैसे आपकी स्किन पे कट लगता है, तो क्या होता है? वो 2-4 दिन में, हफ्ते भर में भर जाता है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर नुकसान की भरपाई का तरीका है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। अगर आप छोटी सी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये मकड़ी की तरह होते हैं दिखने में। इनके हाथ पैर आपको नजर आ रहे होंगे। अब इनके जो हाथ पैर होते हैं, औरों से भी कनेक्टेड होते हैं। ये हाथ पैर आपस में इतने सेल से मिले होते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना देते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ब्रेन के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंच जाता है, तो हमें इनका बाईपास त्याग करना पड़ता है और हेल्दी सेल्स को, हेल्दी न्यूरॉन्स को हमें ये समझाना पड़ता है कि जो नुकसान हुआ है उसका काम वो सीख ले, क्योंकि उन्हें सिखाना पड़ेगा। तो जब हम ये करते हैं, तो हमें चेंजेस पेशेंट के अंदर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक पेशेंट का वीडियो देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये काम करता है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार सिंह जी, जो कि पैरालिसिस के पेशेंट रहे हैं। 2016 जनवरी में इन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, स्ट्रोक पड़ा था। ये अपनी एंजियोग्राफी करवा रहे थे, तब इनको ये अटैक पड़ा। 7 मार्च को हो गया ये बाईपास सर्जरी। 7 मार्च को। तो जब इनको स्ट्रोक पड़ा, पहले 6 महीने में इनके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है कि काफ़ी हद तक जो उनकी मूवमेंट होती है वो रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो इस पे काम कर रहा होता है इम्प्रूवमेंट को करने के लिए। मगर जितनी इम्प्रूवमेंट अरुण जी में आई 6 मंथ के बाद, उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। वही हमें हर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कि जब किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, 6 मंथ्स आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं होता, लाइफ बीत जाती है। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जितनी मर्जी आप फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती। मगर इम्प्रूवमेंट को शुरू करने में, हमारे पास आने में अरुण जी को लगे पूरे 2 साल का टाइम।
2 साल के बाद जब हमारे पास आए तो इनको टाइम ज़रूर से ज़्यादा लगा है, इतना ट्रीटमेंट का टाइम साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट्स में नहीं लगता, इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इनकी इम्प्रूवमेंट का जो ऑनसेट है वो लेट हुआ। इनको हमसे ट्रीटमेंट लेते हुए अराउंड कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। इस 8 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी जो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई, अब वो 2 महीने लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर इतनी फास्ट हो गई हैं कि आज ये हमसे खुश हैं। हाथ पैर की जो उंगलियां थी वो सीधी हो गई हैं, हाथ की फिंगर में पावर आनी शुरू हो गई है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अरुण जी आप खुद बताओ कि साइंस इंजीनियरिंग से जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जो आप बता रहे हो लास्ट के 2 मंथ्स में, आपने क्या अपने अंदर चेंजेस देखे? मैंने हाथ सीधा हुआ, पैर उठा के दिखाओ। अब पहले इतना जाता था ऊपर, जाता था लेकिन मुड़ा रहता था, अब सीधा चला जाता है, सीधा जाता है। चीज़ों को पकड़ लेते हो आराम से? पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती? उंगली में ताकत का तो आया है लेकिन कम आया है, ठीक है। आपको चीज़ पकड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं होती है। इसे पकड़ के दिखाओ ज़रा। देखिए, ये टाइम लगता है क्योंकि ये जो दिक्कत होती है पैरालिसिस की, आपकी ब्रेन के अंदर होती है। आपके हाथ पैर की मसल्स में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चोट नहीं है, यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब कि ब्रेन अभी कमांड ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था उससे ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाता है। क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आप अराउंड 60 हो, तो इसलिए आपको ये टाइम ज़्यादा लगा। अगर यहाँ पे कोई यंग पर्सन होता तो उसे टाइम कम लगता, मगर इम्प्रूवमेंट आती है, ये 100% है। शुरू में हो सकता है कि स्लो हो, बट वो धीरे धीरे वो अपनी पेस पकड़नी शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है, ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अब शरीर में जितनी ताकत होगी उसी स्पीड से तो करेगा ना। हम एक जैसे रिजल्ट हर पेशेंट के अंदर नहीं दे पाते, बट ये है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स हर पेशेंट को दे पाते हैं। किसी में जल्दी होती है, किसी में वो स्लो होती है। तो इम्प्रूवमेंट आपको कब शुरू हो गई? पहले महीने में आनी दिखनी शुरू हो गई थी? शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन अभी नहीं हुआ। पहले जब शुरुआत हुई तो बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई? 6 महीने बाद तेज़ी से हो गया। 6 महीने तक बहुत हमको इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। साइंस इंजीनियरिंग का जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपको अपने अंदर फर्स्ट मंथ से ही बदलाव दिखने शुरू हो गए थे कि मैं ठीक होना शुरू हो? बहुत हाँ, मतलब पहले महीने में आप खुश थे कि हाँ मैं ठीक रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक दवाई खा रहा हूँ, ऐसी तो परेशानी नहीं थी ना। अब आपको दिक्कत है बैलेंसिंग की, है ना? तो बैलेंसिंग की जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है? और ओके था, डाइट पे आपने ध्यान रखा, खट्टा वट्टा तो नहीं खाया? नहीं, अभी। साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट से खुश हो? अभी तो खुश है। कोई कंप्लेंट तो नहीं ना? डॉक्टर साहब को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं हालचाल? बढ़िया पूछते हैं, सही से बताते हैं? चलिए ठीक है। क्या पेशेंट को, साइंस इंजीनियरिंग के जो पेशेंट्स हैं, बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं, उन्होंने क्या कहना चाहोगे? अभी सेटिस्फैक्ट्री है ये। सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिन्हें डाउट होता है, जिनको आशा खो चुकी हैं कि वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करोगे? नहीं, एडवाइस तो ये है कि साइंस इंजीनियर संपर्क करें। आप बहुत सस्ते में निपटा देते हो। चलिए ठीक है, अरुण जी का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा हो लगता है कि जब पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट दिखाता है, साथ देता है डॉक्टर्स का। कभी कभार हम मानते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सब पे एक जैसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं जो एक मंथ में रिकवर कर गए, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं अरुण जी जैसे जिनको टाइम लगा। बट ठीक है, टाइम लग सकता है, मगर अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, पैरालिसिस की कंडीशन की इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा विश्वास साइंस इंजीनियरिंग में दिखाना पड़ता है। अरुण जी ने जैसे दिखाया, 8 महीने बहुत होते हैं। 8 महीने के अंदर जो इनमें इम्प्रूवमेंट आई, वो इम्प्रूवमेंट आई जो इनको 2 साल 1.5 साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, वहाँ से शुरुआत की। तो ठीक है, धीरे धीरे हम इसको पूरा इम्प्रूव कर जाएंगे। आने वाले 2-3 महीने में इनको जहाँ तक है हम 99% तक हम रिकवर करवा देंगे। कांस्टेंट डॉक्टर कहते हैं, जितना डॉक्टर संपर्क किए न्यूरो सर्जन से, ये कहते हैं 95 से ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ आप एक बोले हैं कि 99% हो सकता है, वो एक ही बात है। कोशिश ये थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाए, ठीक है। अब आपकी जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी 1.5 साल में, अब वो शुरू हो गई है। अब शुरू हो गई है तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। 2 महीने से बहुत इम्प्रूवमेंट, 2 महीने से काफ़ी अच्छी। क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली? नहीं, जो हाथ सीधा नहीं होता था, सुबह उठते थे तो हमेशा मुड़ा रहता था, लेकिन अब देखते हैं कि अपने आप सीधा रहता है। आपने इस बीच में खाने पीने में बदलाव किया या क्या? खाने पीने में रोटी, जो वेजिटेरियन है, हाँ, तो रोटी और सब्जी, कद्दू की सब्जी और नमक सब्जी ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, परवल। चलिए, खट्टा वट्टा तो बिल्कुल नहीं खाया। एक्सरसाइज कर रहे थे बीच में? एक्सरसाइज तो रेगुलर करते हैं। एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज में कोई क्या चेंजेस किए थे? वही चल रही थी तब से? 1 घंटा तो 2 घंटा रेगुलर करते हैं। अच्छा, 1 घंटे इसमें योगा करते हैं, 1 घंटा में एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं।
डिफरेंट तरह का। तो मतलब जो लास्ट 2 मंथ में आपकी इम्प्रूवमेंट हुई उस बीच में आपने कोई एक्सरसाइज के अंदर फ़र्क किया था? मैंने वहाँ मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किए थे। मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी। ट्रेडमिल चलाते थे पहले भी, लेकिन मॉर्निंग वॉक शुरू किए इधर चुकी। तो आप देखिए कि जो हम डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने वॉक करनी है तो उसे आपने वॉक करनी है। आप उसे छोटा मोटा रास्ता बना के ढूंढना शुरू करेंगे, घर के अंदर कर लेंगे, छत के टेरेस पे कर लेंगे, वो तब ठीक है जब आपके पास स्पेस नहीं है। जब आपके पास स्पेस है तो आप एक्सरसाइज करो। ये जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने आपको तभी कहा था कि आपने पार्टी सैर और जगह दिक्कत थी, जैसे बाहर तब आपके पास स्पेस की दिक्कत थी। हाँ, स्पेस की दिक्कत थी। ट्रेडमिल चलाते थे, सब ट्रेडमिल चलाते थे, अब स्पेस जैसे पूरा हो बारिश गया। का समय है, नहीं जाते हैं तो ट्रेडमिल चलाते हैं। चलिए, तो आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है क्योंकि जो हमारा ब्रेन का जो अब नया हिस्सा होता है, जो इस काम को संभाल रहा होता है, बिल्कुल नया होता है। उसे सिखाने के लिए हमें रिपीटेशन करनी पड़ती है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तब जाकर ब्रेन के अंदर वो मेमोरी तैयार हो पाती है, वो सीख पाता है कि आपकी कौन सी मसल को मूव करने के लिए किस तरह से सिग्नल को सेंड करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन को सिखाना एक छोटे बच्चे को सिखाने जैसा होता है। तो एक ही काम को बार बार करने से वो मेमोरी आपके माइंड में बननी शुरू हो जाती है। वही अरुण जी के केस में हुआ, जब ये चलना शुरू किए, जब इन्होंने सैर करनी शुरू की, तो जैसे ही इन्होंने सैर शुरू की तो क्या हुआ कि सही तरीके से पैर को नीचे रखने की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मुझे ये दिक्कत महसूस होती है। ब्रेन ने उसका सोल्यूशन निकाला और उसको अपने में इम्प्रूवमेंट लेते हुए और आपकी वो मूवमेंट में चेंजेस नज़र आने शुरू हो गए। नहीं, हमको उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक हम टारगेट रखे हुए हैं कि 199% जो हाँ वो हो जाएगा। क्या मॉर्निंग वॉक अक्टूबर नवंबर फिर चालू हो जाएगा। अभी तो बंद है पानी के चलते, अच्छा। रोज पानी पड़ जाता है। कोई बात मॉर्निंग नहीं। वॉक से हमको ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ, तो हम अरुण जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्लिनिक में आकर हमें हमारे रिजल्ट्स बताने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि पैरालिसिस की पेशेंट को हार मानने की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है, अपनी बॉडी पे काम करते रहना। तो आपने देखा कि हमने कितने छोटे टाइम में कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट की। अब ये हुई तो न्यूरोप्लास्टिसिटी से थी, तो मतलब कि न्यूरोप्लास्टिसिटी पैरालिसिस पेशेंट में अच्छा काम करती है। अब हम चलते हैं कि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं किसी के बिहेवियरल चेंज के अंदर। अब हमारे जो इमोशंस होते हैं वो एक चीज़ को लेकर ट्रिगर होते हैं। अगर आपने किसी को गुस्सा दिलाया तो गुस्सा आएगा। तो हमने क्या करना होता है कि जो पेशेंट की जो इमोशन हम नहीं चाहते, हम उसे किसी भी तरह से ट्रिगर करने की कोशिश नहीं करते। पेशेंट को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, अगर आप उसके साथ गुस्सा कर जाओगे तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। हम क्या करेंगे, वो जितना मर्जी गुस्सा कर रहे हो हम उतने ही शांत होते चले जाएंगे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब वो हमें शांत होते हुए देखता है तो वो शांत होना शुरू कर देता है, क्योंकि वो हमें मिमिक कर रहा होता है, हम हमसे लर्न कर रहा होता है। क्योंकि हम अक्सर एक दूसरे को देख के सीखते हैं। आप मुझे देख रहे हैं तो आप सीख रहे हैं। पेशेंट जब आपका बिहेवियर देख रहा है तो वो आपसे सीख रहा है कि मैंने इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, क्या इफ़ेक्टिव वे है। यहाँ पर सब्र सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप सामने वाले को गुस्सा करते देखो, आप उतने शांत हो जाओ, ये आपको भी बदलाव लेकर आना पड़ेगा। ये आपको भी न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने ब्रेन में करनी पड़ेगी। ये आपकी ज़िंदगी के लिए आगे फ़ायदेमंद ज़रूर रहेगा, बट आपको अभी बहुत तेज़ी से सीखना पड़ेगा। क्योंकि पेशेंट गुस्सा कर रहा है, पेशेंट कहता है कि मैं तो एक्सरसाइज नहीं करनी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। वो गुस्सा हो रहा है, चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है, और आप कह रहे हो ठीक है हम साथ में करेंगे, हम आपको थोड़ा को बाद में आप आराम कर लो, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, मैं आपकी मालिश कर देता हूँ, फिर हम कर लेंगे। आप अपनी बात पर ज़िद्दी भी हो कि आप मना भी कर रहे हो और नहीं भी कर रहे। आपने उनको क्या बोला कि आप ठीक है हम 5 मिनट बात कर लेंगे, आपने ये नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं आप आराम कर लो। आपने कहा कोई बात नहीं, आप 2 मिनट आराम करो, हम फिर कर लेंगे। अच्छा आप चाय पियो, फिर हम कर लेंगे। तो आप अपनी ज़िद पर टिके रहते हो कि आपने एक्सरसाइज करनी है, बट आप उसकी हैंडलिंग बहुत प्यार से बहुत सॉफ्टली करते हो। तो अगर हम इस तरह से हैंडलिंग करनी शुरू करते हैं किसी पैरालिसिस पेशेंट की, तो उनके अंदर उनके ब्रेन के अंदर वो चेंजेस आने शुरू होते हैं जो उनके बिहेवियरल चेंज को नॉर्मलाइज करना शुरू करते हैं। अगर कोई और चीज़ आपको टोकनी है तो आप डायरेक्टली उनको टोकते नहीं हो, आप उनको सीधा टोकोगे कि आप बेकार की बातों पे क्यों गुस्सा कर रहे हो, वो और गुस्सा हो जाएंगे। आप उनको बिना टोके चीज़ों को कर रहे होते हो कि ठीक है हम इसको अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से, कामली तरीके से इस तरह से करेंगे। आपने उनकी हाँ में हाँ मिलाना होता है। जैसे अगर आपको कह रहे कि मैंने एक्सरसाइज नहीं करनी, हाँ एक्सरसाइज नहीं करनी, 5 मिनट बाद कर लेंगे, तो आपने पहले उनकी हाँ में हाँ मिलाई और उस बात के आगे आपने अपनी बात को रख दिया। अगर वो मुझे खाना नहीं है, बिल्कुल मत खाओ, हम अभी आपके लिए नया खाना बना देते हैं। आपने खाना वही दिया जो पहले बना हुआ था।
किचन में गया है, किचन से वापस बाहर आया, खाना वही आया है, बदला नहीं है, बट आपने उस टाइम में उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनकी बात को काटा नहीं और वो गुस्से नहीं हुए। अब फिर आपने अपनी बात भी रख दी, आपने जो एक्शन लिया, आपने जो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, वो था जो आप चाहते थे। तो हम वर्बली जो रिएक्शन देते हैं वो पेशेंट के हिसाब से होता है, बट जो एक्शन होता है वो हमारे हिसाब से होता है। तो अगर इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा समझ जाते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा वीडियो में इस तरह से समझाना, पर अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो पेशेंट की हैंडलिंग बहुत आसान हो जाती है, खासकर जिनका बिहेवियरल चेंजेस बहुत ड्रास्टिक होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। मगर अगर हमने पैरालिसिस पेशेंट में इंप्रूवमेंट लेकर आनी है तो 3 चीज़ें जो मैं बताता हूँ उसको हमेशा माइंड में रखो। पहला है खाना, कि खाने में क्या दे रहे हो, खाने में कितनी ताकत जा रही है। दूसरा, एक्सरसाइज क्या करवा रहे हैं, पेशेंट में हम क्या ठीक करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करती है कि एक्सरसाइज कौन सी काम करेगी। और तीसरा है न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए मेडिसिन। जब ये तीनों चीज़ें साथ में चलाओगे ना, तो जैसे मैं आपको बाकी सारी वीडियोस में रिजल्ट दिखाता हूँ ना, वो जो चेंजेस हैं आपके पेशेंट में भी देखने को आराम से मिल जाएंगे। और फर्स्ट मंथ में शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 साल लगने, 3 साल लगने, 1-2 महीने के अंदर वो चेंजेस जो आप चाहते हो अपने पेशेंट के अंदर वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आपने इसे घबराना नहीं है, शुरुआत करनी है। आप आज शुरुआत करोगे तो जल्दी उसको में पेशेंट में इंप्रूवमेंट भी आ जाएगी। इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।